हेलो एवरीवन। तो आज हम दो एनबीएफसीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एचडीबी फाइनेंशियल्स, सेकंड इज एलएनटी फाइनेंस। एंड दोस्तों, रिजल्ट डिस्कस करने के बाद में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल इंसाइट शेयर करूंगा। जो रिसर्च एंड एनालिसिस मैंने किया है उसकी बेसिस पे मेरा एक फाइनल रिमार्क रहेगा जो आपको हेल्प करेगा इन कंपनीज के स्टॉक को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने दोस्तों में। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किसी एनबीएफसी कंपनी को कैसे एनालिसिस करना चाहिए एंड क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बेसिस पे स्टॉक को हम लोग अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। एंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि किसी भी एनबीएफसी कंपनी का जो बिजनेस होता है उसके अंदर वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा रेज करती है एंड हायर इंटरेस्ट रेट पे कस्टमर्स को लोन देती है। एंड जो उनके बीच का जो मार्जिन होता है वो उनका अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो लोन उन्हें लोगों को बांटे हैं, यदि वो वापस रिकवर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वो नए लोन भी देगी बाद में। यदि वो लोन वापस रिकवर नहीं हो रहे हैं और वो एनपीए में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वो एनबीएफसी अपने लोन बुक को ग्रोथ करना थोड़ा पॉज कर देती है। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम लोग आगे अभी दोनों एनबीएफसी के डिस्कशन में अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एनबीएफसी में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसका एनपीए, कि जो लोन उन्होंने बांटे हैं वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं या अच्छे से वापस लोन की रिकवरी हो जा रही है। तो दोस्तों, एक बार ये देख लेते हैं कि एचडीबी फाइनेंशियल्स के एनपीए का क्या ट्रेंड है। क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए इंप्रूव हो रहे हैं या फिर वर्स्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा ये मानना होता है यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके एनपीए या तो इंप्रूव हो रहे हो या फिर स्टेगनेंट हो तो हम उस चीज को अच्छा मानते हैं। बट यदि आपके एनपीएज इंक्रीज हो रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती है। मतलब उस एनबीएफसी में कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि आपने जो लोन बांटे हैं कस्टमर्स को, उनमें कस्टमर्स अपनी ईएमआई टाइम पे वापस नहीं चुका पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके आपने जो लोन दिया था उस टाइम पे कस्टमर का एनालिसिस करने में कहीं ना कहीं आपने दिक्कत कर दी होगी। अब दोस्तों, एक बार देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि इनका एसेट क्वालिटी क्या है एचडी फाइनेंशियल्स का, मतलब इनके एनपीएस का डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह के एनपीएस होते हैं, फर्स्ट इज ग्रॉस एनपीए, सेकंड इज नेट एनपीए। तो दोस्तों, एक बार वो देख लेते हैं इनके ग्रॉस एनपीए पे क्या स्टेटस है। अभी क्वार्टर टू FY 26 में जो उन्होंने ग्रॉस एनपीए रिपोर्ट किया है वो है 2.81% का। और इनका इस क्वार्टर के अंदर जो नेट एनपीए आया है वो 1.27% का आया है। अब एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं कि लास्ट क्वार्टर में इनके एनपीए क्या थे और एक साल पहले क्वार्टर टू के अंदर इनके एनपीए क्या थे। ऑल्दो जो एक साल पहले जो क्वार्टर टू था उसमें क्या एनपीए थे उसका ज्यादा कुछ रिलेवेंसी रहता नहीं है, बिकॉज हमें ये जस्ट देखना पड़ता है कि लास्ट क्वार्टर में एनपीए का क्या स्टेटस था, उससे अभी इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेजरली एक बार लास्ट क्वार्टर वन जो FY 26 का था उसका एक बार एनपीए यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोस एनपीए थे वो थे 2.56%। ऑल्दो उन्होंने अपना नेट एनपीए का नंबर दिया नहीं था अभी इनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई थी उसके अंदर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इनका ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 25 बेसिस पॉइंट से इनका इंक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी इश्यू क्रिएट हो रही है। हाँ, यदि 2.56% की जगह यदि 2.57 होता, 2.58 होता तो हम मान लेते कि आसपास ये स्टेगनेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बट 0.25% से यदि कोई ग्रॉस एनपी इंक्रीज होता है तो वहां पे उनकी एसेट क्वालिटी अच्छे खासा डिटोरिएट हुई है। और दोस्तों, इस चीज का सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको इनकी प्रॉफिट अमाउंट में देखने को मिलेगा। अपन अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर प्रॉफिट अमाउंट भी इनका कंपेयर करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा कि इनका प्रॉफिट अमाउंट उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हमने जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किया था ग्रोथ एनपीए, वो एचडीबी फाइनेंशियल्स के लिए सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ऑल्दो कंपनी ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये बोला है कि हम लोग गोइंग फॉरवर्ड हमारे एनपीएस को कंट्रोल करेंगे और अच्छे से हमारी लोन बुक को ग्रोथ कराएंगे। पर दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है जब तक नेक्स्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है यदि उसको अचीव नहीं कर लेते एनपीए के टर्म में, जो उन्होंने बोला कि हम एनपीए कंट्रोल करेंगे, अब एनपीए हमारा जो वर्स्ट था वो जा चुका है, इससे ज्यादा हमारे एनपीए इंक्रीज नहीं होंगे। मतलब यदि नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से यदि इनके एनपीए 2.81% से ज्यादा आते हैं, ग्रोस एनपीए 2.81% से ज्यादा आते हैं, तो हमें मानना है कि एचडी फाइनेंशियल्स का बिजनेस सही डायरेक्शन में अभी तो नहीं है। तो दोस्तों, इन समरी में ये कहना चाहता हूं, जो हमारा एक टारगेट होता है कि हमारा जो ग्रॉस एनपीए वो 3% से कम होना चाहिए, बट वो स्टेगनेंट या डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। और नेट एनपीए हमारा 1.5% से कम होना चाहिए, ऑल्दो स्टेगनेंट होना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, या डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। उस चीज में एचडीबी फाइनेंशियल फेल कर जाती है। अब दोस्तों, दूसरा पैरामीटर देख लेते हैं कि इनकी लोन बुक ग्रोथ किस तरह से हो रही है। दोस्तों, आप ही सोचो, जब एनपीए बढ़ रहे होते हैं तो क्या एनबीएफसी नया लोन बांटेगा? जब पुराने लोन की ढंग से रिकवरी नहीं हो रही है तो नया लोन उतनी ग्रोथ से नहीं बांट पाएगा। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी जो लोन बुक की ग्रोथ हुई है वो मात्र 1.9% की हुई है। मतलब आप देख सकते हो कि इनका जब एनपीए बढ़ने लगा तो मैनेजमेंट ने लोन बुक को ग्रोथ करना कंट्रोल कर लिया है। मतलब जिन कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं उनकी अच्छे से
जांच पड़ताल करी जा रही है, उसके बाद ही उनको लोन दिए जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि उनका जो लोन बुक का ग्रोथ का जो पेस है वो घट गया है। किस कारण से? बिकॉज एनपीए बढ़ने लग गए थे। एक बार इनका वाई और वाई कंपेयर कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ का, वो 13% का निकल के आया है। ऑल्दो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है वो कुछ 15 से 20% के बीच में लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस रहता है, उसको इस बार ये अचीव नहीं कर पाए हैं। दोस्तों मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि उनकी जो टोटल लोन बुक है उसमें से 73% लोन बुक उनकी सिक्योर्ड है। मतलब उन्होंने जो 73% लोन बांट रखे हैं वो सिक्योर्ड लोन है, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, गोल्ड लोन, इस तरह के लोन उन्हें दे रखे हैं। दोस्तों मेरा क्राइटेरिया रहता है कि कोई भी एनबीएफसी यदि अपनी लोन बुक को 20% से वाई ऑन वाई ग्रोथ कर रही है तो अच्छी बात होती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 5% से ग्रोथ कर रही है तो अच्छी बात होती है। और हम उस एनबीएफसी को प्रीफर करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसकी सिक्योर्ड लोन बुक का परसेंटेज मोर देन 90% होता है। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर देख लेते हैं, इनका प्रॉफिट का अमाउंट। दोस्तों क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर जो उन्होंने प्रॉफिट अपना रिपोर्ट किया है वो 581 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 में फिर उनका जो प्रॉफिट था 591 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और इस साल FY 26 के क्वार्टर 1 में जो प्रॉफिट था वो 568 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। मतलब इनका वाई ऑन वाई प्रॉफिट का अमाउंट 2% से रिड्यूस हुआ है और इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अमाउंट 2% से बढ़ा है। मतलब प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, उल्टा की वाई ऑन वाई तो प्रॉफिट डी ग्रो हुआ है। क्यों? क्योंकि वाई ऑन वाई तो एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब अराउंड 35 बेसिस पॉइंट से वाई ऑन वाई इनके एनपीए बढ़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब आपने देखा होगा 13% से लोन बुक ग्रोथ हुई है वाई ऑन वाई, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा? प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ा बिकॉज काफी सारा लोन तो एनपीए में कन्वर्ट हो रहा था, तो कैसे बढ़ेगा प्रॉफिट? आई थिंक जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने जो अपने फाइनेंशियल पैरामीटर दिए हैं वो इस करंट क्वार्टर के ही दिए हैं, क्वार्टर 2 FY 26 के ही दिए हैं, पुराने क्वार्टर्स के नहीं दिए हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से वही हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी उन्होंने रिपोर्ट किया है वो 12.2% का रिपोर्ट किया है। रिटर्न ऑन एसेट उन्होंने 1.9% का रिपोर्ट किया है। और प्रोविजन कवरेज रेशियो यहाँ पे इन्होंने लगभग 55% का रिपोर्ट किया है। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। तो हम हमारे पर्सपेक्टिव से हमारे क्राइटेरिया में वो कंपनी प्रीफर करते हैं जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 15% है उससे ज्यादा हो। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं, मतलब हम वो कंपनी प्रीफर करते हैं जिसका रिटर्न ऑन एसेट 3% या उससे ज्यादा हो। दोस्तों कुछ और फाइनेंशियल पैरामीटर की बात कर लेते हैं कि इसकी यील्ड परसेंटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग क्या है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। तो दोस्तों ये जो एनबीएफसी अपने लोन बांटती है उससे उनको यील्ड जो मिलती है वो अराउंड 14.10% का यील्ड मिलता है। मतलब जो कस्टमर को लोन बांटती है उसमें से इनको लगभग 14% का वो ब्याज उनसे लेती है। एंड जो ये फंड बोरो करती है बैंक से, ऑल्दो एचडीएफसी फाइनेंशियल्स का जो पेरेंट है वो एचडीएफसी बैंक है, तो उनको बहुत सस्ते रेट के अंदर इनको अपना फंड मिल जाता है। तो इनकी जो बोरोविंग रेट होती है वो 6.10% की है। तो दोस्तों इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल के आया वो इनका रहता है 7.90। ऑल्दो दोस्तों आपने देखा होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और वाई ऑन वाई इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है। मतलब इनका प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए था नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने के कारण, बट नहीं आया। क्यों? क्योंकि एनपीएस बढ़ गए हैं, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई, तो कहां से आएगा? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं हर चीज को क्यों एनपी से रिलेट कर रहा हूं। यदि एनपी कम होते तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ता, बिकॉज जैसे ही प्रॉफिट अमाउंट बढ़ता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है। तो आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि हर चीज डायरेक्टली लिंक्ड है एनपीए से। एनपीए यदि कंट्रोल्ड में है किसी एनबीएफसी के लिए तो मतलब उसका प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी आएगी और बाद में नए लोन भी वो ज्यादा डिस्बर्स करेगी और उनकी लोन बुक भी अच्छे से ग्रोथ होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके वैल्यूएशंस की। एचडीबी फाइनेंशियल्स का शेयर अभी करंटली 3.2 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। एंड जो एचडीबी फाइनेंशियल का जो करंटली ग्रोथ चल रहा है वो 12 से 15% के बीच में चल रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बजाज फाइनेंस जो सबसे बड़ी कंपनी है एनबीएफसी स्पेस की, अराउंड 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। एचडीबी फाइनेंशियल्स की लगभग 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। बजाज फाइनेंस 5 गुना उनकी लोन बुक होने के बावजूद भी लगभग 22 से 23 24% से ग्रोथ करती है। एंड उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20% के आसपास में है। तो दोस्तों आप ही देखो कि इतनी बड़ी एनबीएफसी होने के बावजूद भी उतने अच्छे से ग्रोथ करती है। मतलब वो एचडीबी फाइनेंशियल से 5 गुना होने के बावजूद भी इतने अच्छे पेस से ग्रोथ कर पा रही है, वो भी एनपीएस को कंट्रोल में रखते हुए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एचडीबी फाइनेंशियल्स मेरे को यहाँ पे कोई बेटर डील ऑल्दो लगती नहीं है। तो दोस्तों आप ये सोचो, जब सबसे बड़ा प्लेयर है वही 22 23% से ग्रोथ कर रहा है, एंड जो छोटे प्लेयर्स हैं जैसे एसबीएफसी फाइनेंस है, जैसे कैप्री ग्लोबल हैं, जैसे होम फर्स्ट है, जैसे एप्टस है, जैसे इंडिया शेल्टर है, वो कंपनीज भी अराउंड 25 30% से अपनी लोन बुक ग्रोथ कर रही है। एनपीएज उनके कंट्रोल में है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर है, उनका जो प्राइस टू बुक
उनका जो वैल्यूएशन है वो भी अराउंड 3 से 4 के बीच के प्राइस बुक में आता है। तो मैं क्यों लूँ बाद में एचडीबी फाइनेंशियल्स को? आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं फाइनल एचडीबी फाइनेंशियल्स की समरी, कि हमारा जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है किसी एनबीएफसी बिजनेस को, उसमें फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। ऑल्दो हमने वन बाय वन पैरामीटर में डिस्कस किया था, बट एक समरी बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है कि जिसका ग्रोस एनपी 3% से कम हो। यस, इनका ग्रोस एनपी 3% से कम है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा है कि जिनका नेट एनपी 1.5% से कम होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी उस क्राइटेरिया को फॉलो करती है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है सिक्योर्ड बुक उनकी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, बिकॉज इनका सिक्योर्ड बुक का परसेंटेज केवल 73% है। लोन बुक की ग्रोथ 20% से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, इस क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल नहीं करती एचडीबी फाइनेंशियल्स, बिकॉज इनकी लोन बुक की ग्रोथ अराउंड 13, 14, 15% के आसपास में। ऑल्दो मैनेजमेंट ने अभी जो गाइडेंस दिया है वो 15 से 20% के बीच में लोन बुक को ग्रोथ करने का दिया है। बट वो तो हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में देख पाएंगे कि रिजल्ट में डिलीवरी होती है कि नहीं है। तभी जाके हम लोग मानेंगे कि हाँ, जो मैनेजमेंट ने अभी जो गाइडेंस दिया है वो डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ एचडीबी फाइनेंशियल्स की 20% से ज्यादा नहीं है, अराउंड 1-2% की इनकी हार्डली प्रॉफिट ग्रोथ है। उल्टा के वाई ऑन वाई तो इनका 2% से प्रॉफिट फॉल हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 3% से ज्यादा होने का हमारा क्राइटेरिया है, बट एचडीबी फाइनेंशियल का रिटर्न ऑन एसेट अराउंड 1.9% के आसपास में है। हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो रिटर्न ऑन इक्विटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, यू कैन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पर्सपेक्टिव इसके अंदर आ जाता है, कि क्या वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए पैसा बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया था कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल का 15% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, केवल 12% के आसपास में है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है एफआईज और डीआईज की होल्डिंग। हाँ, इस कंपनी के अंदर एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है, बिकॉज बहुत अच्छे पेरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे इसमें दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों इन समरी में बताना चाहता हूं, जो हमारे मोस्ट क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं किसी कंपनी को, उसके अंदर ये कंपनी सेट नहीं हो रही है। फर्स्ट रोज एनपी हमारा डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, इस कंपनी का नहीं है। सेकंड रोज लोन बुक की ग्रोथ 20% से ऊपर होनी चाहिए, वही कंपनी फॉलो नहीं करती है। थर्ड इज प्रॉफिट ग्रोथ हमारा 20% से ऊपर होना चाहिए, वो कंपनी फॉलो नहीं करती है। फोर्थ वन इज हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए और 15% से ऊपर होना चाहिए, वो भी क्राइटेरिया ये कंपनी फुलफिल नहीं करती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एचडीबी फाइनेंशियल्स के स्टॉक में ऐसे कोई बेटर डील बनती नहीं है। इससे बेटर तो जो होम फाइनेंस कंपनीज है जिनका वैल्यूएशन 3 to 4 के बीच में है प्राइस टू बुक में, और ये जो बाकी के क्राइटेरिया है उनको भी अच्छे से फॉलो करती है, वहां पे एक बेटर डील बन पाती है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया एचडीबी फाइनेंशियल्स के बारे में। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे एल फाइनेंस के बारे में। एल फाइनेंस नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि एल फाइनेंस का जो पेरेंट ग्रुप है वो एल कंपनी है, लार्सन टुब्रो। तो दोस्तों एक बार इनके नंबर देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट हम जिस नंबर को देखते हैं क्राइटेरिया को, दैट इज उनका एसेट क्वालिटी, मतलब उनका एनपीए किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनका एक बार एनपीए अच्छे से देख लेते हैं। इनका जो एनपीए था लास्ट क्वार्टर में, मतलब Q1 FY26 के अंदर 3.31% था। अभी जो ग्रोस एनपीए निकल के आया है Q2 के अंदर, दैट इज 3.29%। मतलब इनका जो ग्रोस एनपीए है वो थोड़ा इंप्रूवमेंट पेज में, ऑल्दो इंप्रूवमेंट 0.02 मतलब 2 बेसिस पॉइंट का ही हुआ है, बट इनका इंप्रूवमेंट फेज में है। अब एक बार नेट एनपीए देख लेते हैं। इनका जो नेट एनपीए था लास्ट क्वार्टर Q1 के अंदर वो 0.99% था। अभी जो इनका नेट एनपीए है दैट इज 1%, मतलब ऐसा कोई ज्यादा डिटोरिएशन नहीं है, 1 बेसिस पॉइंट से है। ऑल्दो ग्रोस एनपीए 2 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है, नेट एनपीए 1 बेसिस पॉइंट से डिटोरिएट हुआ है। तो ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि इनका जो एसेट बुक का जो क्वालिटी है दैट इज ओके, मतलब इसको बहुत रॉबस्ट और ट्रमेंडस नहीं बोल सकते। यदि ये लोग ये अपना एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं, ग्रोस एनपी को डिक्रीज करते हैं, नेट एनपी को डिक्रीज करते हैं अच्छे 10-12 बेसिस पॉइंट से, तो बोल सकते हैं कि यार इनका एक्सीलेंट एसेट क्वालिटी गया है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। बट ऐसे अभी ये बोलेंगे कि खराब नहीं है, जैसे एचडीबी फाइनेंशियल का तो खराब हुआ है, इनका एसेट खराब नहीं किया, बट ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा इनके एनपीए में। दोस्तों अब बात करते हैं इनके लोन डिसबर्समेंट की। दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले बताया इस वीडियो के अंदर कि यदि उनका एनपीए सही ट्रेंड में होता है किसी एनबीएफसी का, तो अपना लोन बुक अच्छे से ग्रोथ कराती है और न्यू डिसबर्समेंट बहुत अच्छे से करती है। तो यहाँ पे एल फाइनेंस ने जो अपने न्यू डिसबर्समेंट रिलीज करे हैं वो Q1 8% से ग्रोथ किया है, और वाई ऑन वाई लेवल पे 25% से ग्रोथ किया है। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल 25% ज्यादा डिसबर्समेंट किए हैं। मतलब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर देर इज पॉसिबिलिटी इस एनबीएफसी का पेस ऑफ ग्रोथ, पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ अराउंड 20% के आसपास जा सकता है। ऐसा इस एनबीएफसी ने क्यों किया? क्योंकि इसके एनपीए कंट्रोल में है, इसके एनपीए नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट को पता है मेरे एनपीए कंट्रोल में, एनपीए मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं नया लोन आराम से बांट सकता हूँ, मेरी लोन बुक को ग्रोथ करा सकता हूँ। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे मेरी, क्यों मैं हर चीज को एनपीए से लिंक कर देता हूँ, राइट। एक बार इनका देखते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी कैसा चल रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी का ये मतलब होता है कि जितनी ईएमआई आपकी जिस महीने के अंदर आनी थी या फिर जिस क्वार्टर के अंदर आनी थी, उसमें से कितनी परसेंट ईएमआई आपकी वापस आपके पास में टाइम पे जमा हुई है। दोस्तों इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी का ट्रेंड है वो बिल्कुल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। लाइक
Q4 FY 2025 में 99.26% का था। लास्ट क्वार्टर के अंदर मतलब Q1 FY 2026 में वो 99.34% का था। और इस क्वार्टर के अंदर ये 99.48% का निकल के आया। मतलब इनका कलेक्शन इफिशियंसी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तभी तो इनका एनपीए बिल्कुल कंट्रोल में आया है। अगेन आप बोलोगे कि आपने हर चीज को एनपीए से लिंक क्यों कर दिया। दोस्तों बिल्कुल वहीं से ही लिंक होगा, बिकॉज एनपीए आपके यदि कंट्रोल में है तो आपकी लोन बुक भी अच्छे से ग्रोथ होगी, आप नए लोन भी अच्छे से बांटोगे और आपका कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगा। एंड आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे से डिलीवर होगा, जिससे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। आई थिंक हर चीज लिंक्ड है एनपीए से दोस्तों। तो इसीलिए मैं बारी बारी से जोर दे रहा हूँ कि एनपीए देखना क्यों जरूरी है, एनपीए कंट्रोल में होना क्यों जरूरी है। दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इनका लोन बुक किस तरह से ग्रोथ हुआ है। इनका लोन बुक क्वार्टर 5% से ग्रोथ हुआ है। वाई ऑन वाई लेवल पे इनका लोन बुक 18% से ग्रोथ हुआ है। मतलब 18-20% से यदि लोन बुक ग्रोथ हो रही है, इसको हम ओके कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे इन्होंने भी हमने देखा क्यू ऑन क्यू 8% से डिसबर्समेंट ज्यादा किए हैं, वाई ऑन वाई 25% से डिसबर्समेंट ज्यादा किए हैं। मतलब इन फ्यूचर देर इज पॉसिबिलिटी इनकी लोन बुक 20% है उससे अधिक ज्यादा रेट पे ग्रोथ कर सकती है। एंड दोस्तों सबसे एक रेड फ्लैग इस कंपनी का यह है कि इनका जो सिक्योर्ड बुक है पूरे लोन बुक का वो 50% ही है। तो मतलब ये मेरे को एक बड़ा रेड फ्लैग लगता है। बट जो एनपीए इनके हमने देखे हैं, एनपीए इनके जैसे कंट्रोल हैं, तो उसमें एसेट्स डिटोरिएशन नहीं आया है। तो मतलब फिर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, यदि एनपीए कंट्रोल में है तो हम लोग फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, चलो लोन बुक आपकी 50% सिक्योर्ड भी है तो भी हम काम चला सकते हैं। दोस्तों भी इनके प्रॉफिट अमाउंट की बात कर लेते हैं। Q2 FY 2026 में उन्होंने रिपोर्ट किया प्रॉफिट दैट इज 701 करोड़ रुपए का। Q1 के अंदर इनका जो प्रॉफिट था Q1 FY 2026 में दैट इज 636 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर Q2 FY 2025 में इनका जो प्रॉफिट था वो 697 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। दोस्तों वाई ऑन वाई प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हुई है? 0.5% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ कितने परसेंट से हुई है? 10.2% की। यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वाई ऑन वाई लेवल पे इनका प्रॉफिट अराउंड 20% से ग्रोथ होना चाहिए, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ है। दोस्तों अब कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर की बात कर जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एनबीएफसी बिजनेस के लिए। फर्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी एक बार देख लेते हैं। लास्ट ईयर Q2 FY 2025 के अंदर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 11.64% था। दोस्तों एल फाइनेंस का कुछ बुक माइक्रो फाइनेंस से लिंक्ड होता है, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहा था लास्ट ईयर में FY 2025 में। तो जिसकी वजह से Q2 FY 2025 के बाद में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी गिरना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज काफी सारा ये लोग ईएमआई कलेक्शन नहीं कर पाए थे और वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया था। तो उसके बाद इनका रिटर्न ऑन इक्विटी गिरा था। और जो लास्ट Q1 था FY 2026 का, तब तक इनका रिटर्न ऑन इक्विटी गिरता ही जा रहा था। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर Q1 FY 2026 में जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी था 10.86% का था। अभी वो इंप्रूव होने लग गया है, जैसे आपने देखा एनपी इंप्रूव होने लग गया है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव होने लग गया है। मतलब अगेन मैं लिंक कर रहा हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी को भी एनपी से लिंक कर रहा हूँ मैं। मतलब सारी चीजें कहाँ जाके बैठती हैं? एनपी से जाके बैठती है। एनपी कंट्रोल्ड है और इंप्रूवमेंट ट्रेंड के अंदर है, तो आपका हर एक पैरामीटर अच्छा आएगा दोस्तों। अभी देखो Q2 के अंदर कितना इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर किया? 11.33% का, दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड में। ऑल दो हमारा जो क्राइटेरिया होता है 15% उससे कम है, बट इनका रिटर्न ऑन इक्विटी वापस इंप्रूवमेंट फेज की तरफ जाने लगा है। रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर Q2 FY 2025 के अंदर इनका जो रिटर्न ऑन एसेट था वो 2.60% का था। Q1 FY 2026 में 2.37% का था। और अभी जो डिलीवर हुआ 2.41% का डिलीवर हुआ है। ऑल हमारा जो क्राइटेरिया रहता है कि रिटर्न ऑन एसेट इनका लगभग 3% से ऊपर होना चाहिए, उसको फुलफिल ये नहीं करती है। एंड दोस्तों इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो अराउंड 70-71% के आसपास में, दैट इज ओके। अब दोस्तों कुछ और फाइनेंशियल पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एल फाइनेंस जो लोन डिस्बर्स करती है उन पे कितना ब्याज ये वसूलती है अपने कस्टमर से। तो लगभग लगभग 14.5 से 15% के आसपास में ये अपना लोन डिसबर्स करती है, कस्टमर से इतना ब्याज वसूलती है। इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो इनका ज्यादा है। जैसे हमने देखा था एचडीबी फाइनेंशियल के अंदर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 6% के आसपास में था, इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 7.5% के आसपास में। क्यों? क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल का पेरेंट एक बैंक है, एंड बैंक के पास में तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होते हैं जिसमें बहुत ही कम ब्याज दर पे पैसा आता है। वो अपने सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल को कम ब्याज रेट पे अपनी सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल को दे देते होंगे। बट एल फाइनेंस का तो कोई पेरेंट बैंक नहीं है, इनको तो मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, दूसरी बैंक से पैसा उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो ज्यादा है। एंड इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दैट इज अराउंड 8.42% के आसपास में। तो दोस्तों हमने बात करी फाइनेंशियल पैरामीटर्स की। दोस्तों अब देख लेते हैं एक बार इनका वैल्यूएशन किस ट्रेंड में जा रहा है। दोस्तों इनका जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 15 से 18% के बीच में है। इनका जो करंट प्राइस टू बुक रेशियो 2.6 का है। तो दोस्तों आप ही देखो कि कोई ऐसी कंपनी जो 15 से 18% के आसपास ग्रोथ कर रही है, 2.6 का प्राइस टू बुक रेशियो है, एसेस मेरे को उतना ठीक नहीं लगता। बिकॉज कुछ दूसरी ऐसी एनबीएफसी हैं, जैसे हाउसिंग स्पेस के अंदर है एप्टेस है, होम फर्स्ट है, इंडिया सेल्टर है, या फिर दूसरी एनबीएफसी बताऊं कैपिटल ग्लोबल है, एसबीएफसी है। उनका प्राइस टू बुक 3 से 4 के बीच में है, बट उनकी जो लोन बुक ग्रोथ है वो अराउंड 25 से 30% के आसपास में है। उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो 15% से ऊपर है। तो मैं इस कंपनी को क्यों प्रीफर करूं? आई थिंक आप मेरी बात समझ में आ रहे होंगे। और एंड उन कंपनीज के जो एनपीज हैं वो कंट्रोल के अंदर है और एक इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रहे हैं।
तो दोस्तों एक बार एल फाइनेंस को भी हमारा जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है उसमें एक बार आके देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है कि ग्रोस एनपी लेस देन 3% होना चाहिए, जबकि उनका ग्रोस एनपी 3% से थोड़ा ऊपर है। नेट एनपी 1.5% से नीचे होना चाहिए, बिल्कुल उनका नेट एनपी 1.5% से कम है। सिक्योर्ड लोन बुक हमारा 90% से ज्यादा होना चाहिए। इनका सिक्योर्ड लोन बुक केवल 50% ही है, 90% से ऊपर नहीं है, तो हमारे क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे कंपनी फेल हो जाती है। लोन बुक का ग्रोथ 20% से ऊपर होना चाहिए। इस कंपनी का, एल फाइनेंस का लोन बुक का ग्रोथ 20% से ऊपर नहीं है। ऑल्दो इस क्वार्टर के अंदर जो न्यू डिसबर्समेंट हुए हैं वाई ऑन वाई लेवल पे 25% के हुए हैं, बट उसका लोन बुक का ग्रोथ किस तरह से आगे जाके कन्वर्ट होता है एक बार नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट 4% से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है इस कंपनी की। एफ आई जो डी की होल्डिंग बिल्कुल इस कंपनी में, बिकॉज बहुत बड़ा पेरेंट ग्रुप है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारा क्राइटेरिया के अंदर एल फाइनेंस भी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है। तो दोस्तों हमने दो कंपनी का एक फाइनल एनालिसिस किया कंपनी को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों इन समरी में ये कहना चाहता हूं कि किसी भी एनबीएफसी को अपन जब एनालिसिस करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसका एनपी का ट्रेंड। क्या उसका ग्रोस एनपी नेट एनपी इंप्रूवमेंट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट आपको यही देखना है। यदि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो एनबीएफसी नए लोन नहीं बांटेगी, और नए लोन नहीं बांटेगी तो उसकी लोन बुक ग्रोथ नहीं होगी, और लोन बुक ग्रोथ नहीं होगी तो उस एनबीएफसी के अंदर ग्रोथ ही नहीं आएगी। मतलब उस एनपीए से हर चीज लिंक्ड है। यदि एनपीए कंट्रोल में है तो नए डिसबर्समेंट करेगी, नए डिसबर्समेंट करेंगे तो लोन बुक ग्रोथ होगी, लोन बुक ग्रोथ होगी 15-20% से, तो उनका जो प्रॉफिट अमाउंट आएगा वो 15-20% से बढ़ेगा, और जब 15-20% से प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। मतलब एनपीए से हर चीज लिंक्ड है। तो दोस्तों आपको किसी भी एनबीएफसी को एनालिसिस करना है तो सबसे पहले यही जाके देखना है कि उसका एनपीए का डायरेक्शन किस तरफ है। तो दोस्तों जो मैंने एक स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया बना रखा है कि सिक्योर्ड लोन बुक 90% से ऊपर होनी चाहिए, वो क्यों बना रखा है? यदि सिक्योर्ड लोन बुक होती है तो उस एनबीएफसी का एनपी उतना ज्यादा होता नहीं है, बिकॉज यदि किसी ने अपना गोल्ड के अगेंस्ट में लोन ले रखा है, घर के अगेंस्ट में लोन ले रखा है, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले रखा है, तो वो इंसान कैसे भी करके दूसरे लोन की ईएमआई नहीं चुकाएगा, बट इस लोन की ईएमआई सबसे पहले चुकाएगा। मतलब उस एनबीएफसी का कभी एनपी उतना ज्यादा होगा ही नहीं। तो जिन कंपनीज के मैं नाम ले रहा हूं भी आपको, उन कंपनीज का लोन बुक 90% से ज्यादा सिक्योर्ड होता है, इसलिए उन कंपनीज की रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, एनपीए कंट्रोल के अंदर है, प्रॉफिट अमाउंट 20% ज्यादा बढ़ता है, रिटर्न ऑन इक्विटी उनका लगभग 15% से ऊपर होता है, लोन बुक ग्रोथ उनका 20% से ऊपर जाता है। मतलब मैं इन सब ये कहना चाहता हूं कि एनपी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, सिक्योर्ड लोन बुक इज द सेकंड क्राइटेरिया। यदि सिक्योर्ड लोन बुक आपका 90% से ऊपर है तो वैसे ही आपका एनपीए कन्वर्ट होगा ही नहीं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? दोस्तों मेरे हिसाब से हमें उन एनबीएफसी के कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मोर देन 90% अपना लोन बुक सिक्योर लोन बुक रखती हैं, एंड जिनका एनपीए बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, एनपीए जिनका इंप्रूवमेंट ट्रेंड की तरफ रहता है, एंड जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो और 15% से ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों इन समरी में ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि किस एनबीएफसी के शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद ही आप लोग अपना उसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज पैसा आपका है, कैपिटल आपका है, रिस्क आपका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज क्वार्टर 2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, तो उसमें से जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज होगी उनके रिजल्ट का एनालिसिस करके मैं वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।